हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को डीएस इंडिविजुअल कोचिंग पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरी पार्ट पहले हमें समझना होगा। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ये जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या है, आपको साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन का सल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। बट क्लास 9th में आप पढ़े हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहाँ पे एक ही इक्वेशन के बारे में पढ़े हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और आप ये भी पढ़े हो, यहाँ एक्स वाई ये दोनों वेरिएबल है, मतलब अननोन, जिनका वैल्यू हमें नहीं मालूम और हमें ये फाइंड करना होता था, ठीक है। और अगर एक्स वाई का वैल्यू मुझे मिल गया, एक्स वाई का वैल्यू मिलने का मतलब है इसका सल्यूशन फाइंड करना, ठीक है। और आपको ये भी क्लास 9th में पढ़ाया गया है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइट सल्यूशन होता है, ठीक है। इनफाइनाइट सल्यूशन होता है, बहुत सारे सल्यूशंस होते हैं। अब हर सल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में। इसका मतलब पैरेंथेसिस के अंदर पहले x का वैल्यू कॉमा फिर y का वैल्यू लिखा जाता है। और आपको ये भी पता है, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस आप लोग या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो तो कार्टेशियन सिस्टम में एक ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट को, ठीक है। एक पॉइंट सपोज इस प्लेन है, जैसे बोर्ड का सरफेस एक प्लेन है, इस प्लेन में कई सारे पॉइंट्स हैं इस तरह से। तो हर पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे या लोकेट करेंगे तो हमें कार्टेशियन सिस्टम की जरूरत होगा और किसकी, ये ऑर्डर पेयर की जरूरत होगा, ठीक है। जहां पे आपको एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट फिर पैरेंथेसिस इस तरह से लिखेंगे तो एक ऑर्डर पेयर होगा और ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग पढ़े हो कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है वो एक पॉइंट है, ठीक है। अब एक चीज आपको जानना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसका दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है। आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक होगा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, जो कि इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, एक प्लेन में इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो करके दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन मान के हमें इसका कुछ सॉल्यूशन फाइंड करना होगा पहले। जैसे मैंने बताया इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो कुछ 3, 4, 5 ऐसे सॉल्यूशन फाइंड कीजिए और हर सॉल्यूशन एक पॉइंट होगा और हर पॉइंट को यहाँ पे आप लोकेट करेंगे और इस तरह से उसको ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप क्लास 9th में पढ़े हो। इसका मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करोगे या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो वो एक लाइन बनेगा, ठीक है। वो एक लाइन ही होगा, ठीक है। तो इस लाइन का दो फॉर्म है। अलजेब्राइकली देखेंगे इसी फॉर्म में आएगा, ग्राफिकली देखेंगे तो इस तरह से, जैसे कार्टेशियन सिस्टम लेके आपको इसको बना के एक लाइन दिखाना होगा, ठीक है। तो बट यहां पे ये देखिए, ये सब चीज आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, थोड़ा सा मैंने रिकॉल कर दिया। अब यहां पे क्या है, आपको साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन एक साथ लेना है। सपोज मैं ऐसे लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दूसरा में a2x
प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन का हम एक कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, मतलब ऐसा पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो और वही पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, एक पॉइंट मैंने बताया आपको, ये हो गया एक पॉइंट, तो यहाँ पे कुछ x का वैल्यू होगा, कुछ y का वैल्यू होगा, कुछ नंबर्स होंगे, और हम ये जो सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या किया, यहाँ पे x का वैल्यू को 2 और ये -5 ले लिया सपोज, और ये कोई दो इक्वेशन है, ये x को 2 से सब्स्टिट्यूट किया, y को -5 से सब्स्टिट्यूट किया, मैंने देखा इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहा है राइट हैंड साइड को, तो मैं कहूँगा ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है। फिर मैं सेकंड इक्वेशन में x को सब्स्टिट्यूट किया 2 से, y को सब्स्टिट्यूट किया -5 से, यहाँ पर भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिला, तो ये इसका भी सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 3.2 में आपको इसी सोल्यूशन के बारे में पहला क्वेश्चन में पूछा है कि वो दोनों का जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों लाइन को अगर मैं प्लेन में रिप्रेजेंट करूं, हो सकता है दोनों ऐसे इंटरसेक्ट करें, तो ये जो इंटरसेक्ट किए जिस पॉइंट पे, सपोज इसका कोऑर्डिनेट xy है, तो यही xy इन दोनों के लिए सोल्यूशन है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 3.2 में उसी को पूछा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, और देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो दोनों लाइन कभी कभी एक प्लेन में ऐसे पैरेलल हो जाते हैं, तो उस केस में क्या है, दोनों का कोई सोल्यूशन कॉमन नहीं है, मतलब मैं लिखूंगा दोनों का कॉमन सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन लिखूंगा। कभी कभी ये भी आपको मिलेगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 में इसको देखेंगे, आज खाली हम क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे। तो कभी कभी क्या होगा, ये दोनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होंगे, मतलब उस सिचुएशन को कोइंसिडेंस सिचुएशन कहा जाता है, जहां पे एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाता है, मतलब एक लाइन के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स है सबके सब पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, दूसरे लाइन पे भी आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि ये दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाता है, तो उसको भी हम यहाँ कहीं पे फाइंड नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी सिचुएशन को ही फाइंड करेंगे जहां पे ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग केस में आएंगे, मतलब दोनों इक्वेशन का जो कॉमन सॉल्यूशन जहां पे होगा, एक ही सॉल्यूशन, उसी को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, देखिए आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें वो ग्राफिकली उसको फाइंड करने के लिए बोला है, तो मतलब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसी में दोनों इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो दोनों, ये जो भी दो इक्वेशन लिया हूं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया हूं, आप लोग ये भी जान लीजिए इनके कोएफिशिएंट का रिलेशन से भी हम पता कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्टिंग होंगे या पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंस होंगे। कैसे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे a1/a2 ये रेशियो फाइंड करना होगा, b1/b2 ये रेशियो फाइंड करना होगा, c1/c2 ये रेशियो भी फाइंड करना होगा। ये तीनों रेशियो, मतलब ये कोएफिशिएंट का रेशियो आप लोग फाइंड कर लीजिए। अब देखिए एक एक केस में बताते जा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग कर लेंगे। जैसे पहला सिचुएशन में क्या है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ, तो उस केस में आप देखेंगे ये दोनों लाइन का जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब दोनों का एक ही सॉल्यूशन है। दूसरा केस में अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हुआ, ये सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन में ऐसे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, इस सिचुएशन में दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है पैरेलल सिचुएशन। इस सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन में एक ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इस सिचुएशन में
नो सॉल्यूशन मिलेगा, नो, कोई भी दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा जो है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तीनों रेशियो अगर इक्वल हो गया तो वो सिचुएशन कोइंसिडेंट हो जाएगा, मतलब एक दोनों लाइन एक ही पे रिप्रेजेंट होंगे, जहां पे क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ढेर सारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। बट आपको जहां कहां पे दोनों का सोल्यूशन ढूंढना है, जब ये सिचुएशन, जब इंटरसेक्टिंग सिचुएशन होगा, उसी केस में आपको क्या करना है कि आपको सोल्यूशन ढूंढना है। बाकी ये दो सिचुएशन अगर आया तो आपको सोल्यूशन फाइंड नहीं करना है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, पहले मैं बता दूं। क्वेश्चन को पढ़ के हम दो ऐसे इक्वेशन बनाएंगे। क्लास 9th में एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता है, और ग्राफ बनाएंगे, जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन से क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आप करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, एक स्कूल में क्लास 10 में 10 स्टूडेंट एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें बॉयज भी हैं और उसमें गर्ल्स भी हैं, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, और कंडीशन ये है कि बॉयज जितने भी है गर्ल्स उससे 4 ज्यादा है, ठीक है। मैं काम कर रहा हूं, पहले लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x मान लिया। सपोज उन 10 में से x बॉयज हैं एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स सपोज मैं मान लिया y, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे उन 10 बच्चों में से x बच्चे बॉयज है मान लिया और y बच्चे गर्ल्स है मान लिया, ठीक है। इसको आप लिखिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए अब दो इक्वेशन आपका बन जाएगा। पहला इक्वेशन क्या है, देखिए x बॉयज है y गर्ल्स है, बट इतना तो पता है कि दोनों मिलके कितना है 10, इसे एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। आपको क्या करना है, ये देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ग्राफ बनाना आपको आता है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले जो इक्वेशन आपको मिला उसका कम से कम 3-4 सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए, ठीक है। ये है, नेक्स्ट इक्वेशन बना देते हैं इकट्ठा, फिर उसको करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगा कैसे बनेगा, दूसरा कंडीशन क्या है, गर्ल्स की संख्या मतलब y इक्वल, ये गर्ल्स की संख्या किसके साथ इक्वल, बॉयज की संख्या प्लस 4, मतलब 4 गर्ल्स दिया है, बॉयज जितने होंगे, बॉयज कितने हैं x, गर्ल्स 4 मोर है तो प्लस 4 कर दिया, इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। चलिए मुझे दो इक्वेशन मिल गया, तो ये हो गया मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मुझे क्या करना है, इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगा, बट उसको ग्राफिकली हम उसको रिप्रेजेंट करके हम उसको फाइंड करेंगे। देखिए ग्राफ बनाने से पहले भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर पहले ढूंढ लेते हैं, खाली ग्राफ बाद में बना देंगे। कैसे, मैंने बताया इस इक्वेशन का 3-4 सॉल्यूशन, आपके हिसाब से जितना सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं वो कर लीजिए। कैसे करेंगे आपको पता है, यहाँ पे y को सेपरेट कर दीजिए, जैसे y लेफ्ट साइड में रहेगा, बाकी सब राइट साइड में कर दीजिए। जैसे अगर इक्वेशन को जैसे ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करके, जैसे मैंने यहाँ y x को इस तरफ शिफ्ट किया, प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बॉक्स बनाइए, यहाँ x यहाँ y लिखिए। देखिए x इंडिपेंडेंट मतलब x का वैल्यू आप अपने मर्जी से चेंज कीजिए, बट
x का वैल्यू जो आप यहाँ पे लेंगे, सपोज मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे x को 1 अज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ अज्यूम करो कि यहाँ 1 है, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9। सपोज मैं यहाँ पे x को 2 अज्यूम किया, तो यहाँ पे 10 - 2 तो y हो जाएगा 8। सपोज मैं यहाँ पे क्या किया 3 अज्यूम किया, 10 - 3 होगा 7, तो y इक्वल टू कितना हो गया 7। चलिए हमने क्या किया, 3 जो सॉल्यूशन हमने इस इक्वेशन का यहाँ पे फाइंड कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इस तरफ इक्वेशन को आते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी y जो है सेपरेट है, तो मुझे यहाँ सेपरेट करने की जरूरत नहीं है और इसका सॉल्यूशन सीधा फाइंड करूंगा। तो सॉल्यूशन फाइंड करूंगा तो सेम बॉक्स बनाया, यहाँ x यहाँ y। तो पहले यहाँ पे x के प्लेस में 1 कंसीडर कीजिए। ठीक है, आपका मर्जी, आप कुछ भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बट याद रहना चाहिए कि आप इन दोनों का सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन तभी मिलेगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों में आ जाए, कॉमन हो। जैसे यहाँ पे हो सकता है 19 यहाँ आ जाए, या 28 आ जाए, या 37 आ जाए। जैसे ही वो आ गया तो मान लीजिए कि आपका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना जो IQ आप यूज करेंगे या कॉमन सेंस यूज कीजिए कि ऐसा नंबर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आप वो सोल्यूशन तक पहुंच जाए। जैसे देखिए यहाँ पे मैं वही, चलिए एक काम करता हूँ, 1 2 3 यहाँ भी रखता हूँ। 1 लूंगा तो 1 + 4 5 होगा, 2 लूंगा 2 + 4 6 होगा, x को 3 लिया, 3 + 4 7 हो गया। देखिए यहाँ भी 3 7, यहाँ भी 3 7, मतलब ये जो पॉइंट है ये 3 7 है, और यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया 3 7। ठीक है, तो देखिए दोनों में कॉमन आ गया। मैंने बताया था जो भी कॉमन है ना वो आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको एक तरह से आंसर मिल चुका है। ये x कोऑर्डिनेट मतलब x का वैल्यू, आप नंबर ऑफ बॉयज को x माने थे, तो x = 3 आया, मतलब जो 10 बच्चे हैं उसमें 3 बच्चे हो गए बॉयज, 7 बच्चे हो गए आपका गर्ल्स। आपको आंसर मिल गया। खाली क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में ग्राफिकली पूछा था तो फॉर्मेलिटी एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए मैं एक काम करता हूं, ये जो पॉइंट जो सॉल्यूशन हमने फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे, मैं इसको क्या करता हूं एक जगह लिख देता हूं। जैसे यहाँ पे ये एक हो गया, देखिए यहां तक जो मैंने किया आपको करना होगा, उसके बाद मैं बोल रहा हूं, ये तो आपके कॉपी में पहले से ही होगा, आपको ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसका यहां कॉपी कर लेता हूं, x y 1 5 2 6 3 7। क्यों? क्योंकि ग्राफ बनाने में जरूरत होगा। देखिए ग्राफ बनाना आप क्लास 8 में सीखे, 9 में सीखे, 10 में सीखे। तो देखिए ग्राफ पेपर में कई सारे थिक लाइंस होते हैं, आप लोगों को पता है, कई सारे थिन लाइंस होते हैं। 2 थिक लाइन के बीच में 9 थिन लाइंस होते हैं, और वो 9 थिन लाइंस 2 थिक लाइन के बीच में जो सेपरेशन है उसको 10 डिवीजन में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो 10 स्मॉल डिवीजन है उसको आप क्या करेंगे, आपके डेटा के अकॉर्डिंग कितना यूनिट मानेंगे वो आपके ऊपर है। देखिए हम अगर देखेंगे यहाँ पे x 1 2 3, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, मैं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता है ओरिजिन, तो उसको मैंने यहाँ पे वो से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए 2 थिक लाइन, सपोज ये एक थिक लाइन है, तो ये जो गैप है मैं इस गैप को 1 यूनिट मान लेता हूं। इसका मतलब मैंने क्या माना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि 10 स्मॉल डिवीजन इन x एक्सिस, मैंने उसको यहां पे 1 यूनिट माना। याद रखिए, आप इसको नीचे ग्राफ के पेपर के नीचे लिख दीजिएगा कि या साइड में कहीं लिख दीजिएगा। 10 स्मॉल डिवीजन को मैंने यहाँ पे, क्योंकि 2 थिक लाइन के बीच में से 10 स्मॉल डिवीजन होगा, वो आपके डेटा के अकॉर्डिंग आप उसको यूनिट में कंसिडर कीजिएगा। जैसे सपोज यहाँ पे 10 20 30 होता, तो मैं 10 स्मॉल डिवीजन को 10 यूनिट मानता, ये 0 है तो आगे वाला 10 होता, बट मेरा यहाँ 1 2 3 है तो मैं इसको 1, आगे वाला को 2, फिर 3,
देखिए हमारा 3 तक ही काम है, एक्स्ट्रा एक 4 ले लेते हैं। नेगेटिव यहाँ पे संख्या है ही नहीं तो इसको छोड़ देता हूँ। अब देखिए वाई एक्सिस में भी जाएंगे, यहाँ पर भी कोई बड़ा नंबर नहीं है, 5 6 7 8 9 तक है, तो हम भी इसको 10 स्मॉल डिवीजन इन वाई एक्सिस को भी 1 यूनिट ही मान लेता हूं। जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 ये 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये दूसरा इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इनको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पहला लाइन मिलेगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा लाइन मिलेगा। दोनों का कॉमन पॉइंट है तो इसलिए दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, और इसी पॉइंट पे करेंगे 3 7 पे, आपको पहले से पता चल गया है। चलिए पहला 1 9, तो ये 1 है, यहां हो गया 9। फिर आपका 2 8, तो यहां आ जाएगा पॉइंट, फिर 3 7। देखिए आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपको अच्छे से मिलेगा। मैं इसको अब ये जो पॉइंट मिल गया ऐसे मैंने उसको स्केल से ऐड कर दीजिएगा, मतलब जोड़ दीजिएगा तो एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये x + y = 10 का ग्राफ है। दूसरा जो इक्वेशन का जो सोल्यूशन यहां है 1 5, तो यहां होगा 1 5। फिर हो गया 2 6, यहां पे है देखिए 2 6, और ये तो 3 7 है, तो इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा लाइन, ये हो गया y = x + 4। ठीक है, और ये जो पॉइंट सोल्यूशन है वो है 3 7 आपका। ठीक है, तो ये हो गया, हमने ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर दिए। और यहाँ पे हमें आंसर कैसे मिलेगा, आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आया x = 3, y = 7। आप लोग देख सकते हैं ये बॉयज की संख्या और 4 ज्यादा गर्ल्स की संख्या, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x के जगह नंबर ऑफ बॉयज = 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स = 7। ठीक है, ये था आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 2 जो 1 का जो सेकंड है वो आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि 2 का भी मैंने थ्योरी आपको यहां पे बता दिया हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, 2 इक्वेशन दिया है = 0, अनदर इक्वेशन 7x + 6y - 9 = 0 है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए 2 इक्वेशन दिया है, 2 इक्वेशन मतलब ये 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है क्या ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, ये बताना है बाय चेकिंग जो रेशियो है या ऑन कंपेयरिंग रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो मैंने इसका थ्योरी आपको बता दिया। पहले हम क्या करते हैं, A1/A2 फाइंड करते हैं। देखिए ये x का कोफिशिएंट, यहाँ भी x का कोफिशिएंट, यही दोनों है, 5/7 आया। यहाँ पे B1/B2, जैसे यहाँ -4/6 आएगा तो काट देंगे, -2/3 आएगा। C1/C2 ये हो गया 8/-9। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, अगर इक्वल के बाद 0 नहीं है, सपोज यहाँ इक्वल के बाद 0 दे दिया है, इक्वल के बाद 0 नहीं है मतलब यहाँ से कोई टर्म राइट साइड में है, तो आपको क्या करना है, पहले हर मतलब जितने सारे टर्म राइट साइड में है सबको लेफ्ट साइड लाइए और इसी फॉर्म में लिखिए। पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म को लिखिए = 0 कीजिए। इसके बाद A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये फाइंड कीजिए। जब रेशियो मिल गया, अब वो तीनों जो कंडीशन मैंने आपको बताया था उस रूल पे जाइए। जैसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे A1/A2, B1/B2 इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये पहला कंडीशन पे आ गया, तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो सीधा सीधा मैं यहाँ लिखूंगा ये जो केस है इंटरसेक्टिंग, ठीक है। सपोज ये दोनों इक्वल हो जाते तब मुझे इसकी जरूरत पड़ती। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते
अगर इन दोनों के साथ ये इक्वल हो जाता कोइंसिडेंट, अगर ये दोनों इक्वल होके ये अलग आता तो पैरेलल। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 को करने की तरीका। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का भी आइडिया मैं दे देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पे दो टर्म है, एक है कंसिस्टेंट और एक है इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या होता है देख लीजिए, हम यहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बात करते हैं, और यहां पे क्या केस आया, इंटरसेक्टिंग होगा एक सोल्यूशन, कॉन्सिडेंट हो गया इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, पैरेलल हो गया नो सोल्यूशन। चलिए, कंसिस्टेंट का मतलब अगर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं और उनका एक भी सोल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट में आएगा। अगर कोई सोल्यूशन दोनों इक्वेशन का नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। देखिए इंटरसेक्टिंग केस जो है, जैसे A1/A2 रेशियो के पे मैं बताऊंगा, A1/A2 B1/B2, ये इंटरसेक्टिंग मतलब एक सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन, फिर सोल्यूशन कहां पे है, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये कॉन्सिडेंट इनफाइनाइट सोल्यूशन। मैंने आपको क्या बताया, अगर दो इक्वेशन का एक भी सोल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो वो तो कंसिस्टेंट होगा ही। हमें एक ही सोल्यूशन चाहिए कंसिस्टेंट प्रूव करने के लिए, यहाँ पे तो ढेर सारा सोल्यूशन है, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा और ये भी होगा। तो ये दोनों सिचुएशन इंटरसेक्टिंग और कौन सा हो गया आपका कोइंसिडेंट, इन दोनों क्राइटेरिया पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंसिस्टेंट होते हैं। बट जो पैरेलल केस जहां पे नो सोल्यूशन है वो केस आया तो वो हो जाएगा, ये केस खाली पैरेलल वाला केस जहां पे है, मतलब A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। इस केस में नो सोल्यूशन, जब दो इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट, और इस केस में क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप लोग आराम से कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करते हैं, इक्वेशन 3x + 2y = 5। मैंने बताया था अगर कोई टर्म इक्वल के राइट साइड में है तो उसको लेफ्ट साइड लाइए और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, पहले x का टर्म फिर y का टर्म फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा दिया है एंड 2x - 3y = 7, तो ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। x टर्म y टर्म कांस्टेंट, ये भी ऑर्डर में है। चलिए अरेंजमेंट दोनों में मैंने कर लिया। अब क्या निकालना है, A1/A2 जो कि 3/2 आएगा, B1/B2 देखिए +2 यहाँ -3 तो 2/-3, C1/C2 -5 - 7 जो कि 5/7 हो जाएगा, दोनों माइनस से प्लस हो गया। अब देखिए इन दोनों को पहले चेक कर लीजिए, क्या ये पहला कंडीशन पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये 3/2 ये -2/3 दोनों इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो देखिए इसमें क्या हो गया, वन सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग मतलब वन सोल्यूशन, कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, पैरेलल मतलब नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे वन सोल्यूशन हो गया, इंटरसेक्टिंग केस है, तो मैं क्या लिखूंगा, सो कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट दो केस में लिखेंगे, जब ये सिचुएशन आएगा या फिर तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे तब क्या लिखूंगा, यहाँ पे ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो उस केस में भी कंसिस्टेंट। बट अगर ये A1/A2 B1/B2 इक्वल हुए बट C1/C2 उनसे अलग हुआ तो वो पैरेलल केस जहां पे नो सोल्यूशन, उसी केस में इनकंसिस्टेंट लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हो जाएगा आपसे, फिर बाद में आपको मैं आगे का क्वेश्चन जो 4, 5, 6, 7 है उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, थैंक यू।